हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम टॉपिक स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप इन प्रोटीन कवर करेंगे। तो एज ए मतलब टाइटल पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप इट मीन्स कि जो प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर है उससे उसका फंक्शन जो है वो डिफाइंड होता है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन इन दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे। एज यू हैव नाउ लर्न अबाउट हाउ वेरियस फोर्सेज ड्राइव प्रोटीन्स टू अज्यूम कैरेक्टरिस्टिक शेप्स, it is worthwhile to consider why shape is paramount to function of a protein। जैसे उसका जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो फंक्शन ऑफ द प्रोटीन को कैसे डिफाइन करता है। वी विल लुक एट टू प्रोटीन्स एंड एंजाइम काइमोट्रिप्सिन एंड द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इन इट्स फंक्शन। एक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उससे उसका जो फंक्शन है वो डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे हम 2 एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। एक एंजाइम लेंगे काइमोट्रिप्सिन, एज वी नो इसके बारे में तो जानते ही होंगे, पैनक्रियाज जो है रिलीज़ करता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंड एक दूसरा एग्जांपल पढ़ेंगे हम हीमोग्लोबिन का, जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द काइमोट्रिप्सिन। और प्रोटियोलिटिक एंजाइम मीन्स जो प्रोटीन को कट करता है, डाइजेस्ट करता है। पेप्टाइड्स सो देखो, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड की चेन से मिलकर बना है। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम वो होते हैं जो पेप्टाइड की जो चेन है, ये अमीनो एसिड्स, उनको ब्रेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे टुकड़ों में तोड़ देंगे। ठीक है। सो एज इंजेस्टेड फूड मेक्स वे इनटू द ड्यूडेनम फ्रॉम द स्टमक, द प्रोटीन इनकाउंटर अ फर्स्ट प्रोटियोलिटिक duotripsin and chymotrypsin, which precisely cut the linear chain into short peptides, which later on are acted upon by peptidase to release an amino acid। तो हम खाना खाते हैं, देन वो जाता है स्टमक में थोड़ा डाइजेशन होता है, देन ड्यूडेनम यानी कि एक जैसे समझ लो कि ये हमारा जो है स्टमक है ना, ये जो पार्ट आता है ऐसे, इस एरिया में जो है पैनक्रियाज जो है वो प्रेजेंट रहता है ना। एंड इस पार्ट को ना जो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये जो ट्यूब होता है, इसको ये ड्यूडेनम रीजन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है ये 2 एंजाइम्स उस इंजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करेंगे, जिसमें वो लीनियर चेन को, प्रोटीन के लीनियर चेन को कट करेंगे इनटू शॉर्ट पेप्टाइड, जैसे मैंने ये बताया था, छोटी छोटी चेन में तोड़ देंगे। एंड फिर बाद में जो है पेप्टाइडेज जो है उसको अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड में तोड़ देगा, जो हमारी बॉडी यूज़ कर लेगी फर्दर। काइमोट्रिप्सिन विच हाइड्रोलाइसिस पेप्टाइड बॉन्ड फ्रॉम बल्की एरोमेटिक अमीनो एसिड रेसिड्यू इन पॉलीपेप्टाइड इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द पैनक्रियाज एंड थ्रू द पैनक्रियाटिक डक्ट रिलीज इनटू द ड्यूडेनम। तो ये जो काइमोट्रिप्सिन है वो हाइड्रोलाइज करता है, मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है, डाइजेस्ट करता है। फॉलोइंग पेप्टाइड बॉन्ड्स को तो तोड़ ही सकता है, एंड उनको भी तोड़ सकता है जो बल्कि है, बल्कि मीन्स हैवी एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड में वो जैसे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ऐसे अमीनो एसिड के रेसिड्यूज़ को भी हाइड्रोलाइज कर सकता है। तो ये जो है काइमोट्रिप्सिन, ये सिंथेसाइज होता है इन पैनक्रियाज और वहाँ से रिलीज़ होता है इनटू पैनक्रियाटिक डक्ट, और फिर वहाँ से वो ड्यूडेनम में रिलीज़ हो जाता है। Have you wondered why this enzyme, being a powerful proteolytic enzyme, does not end up cutting cellular protein within the pancreas itself? So क्वेश्चन आया होगा माइंड में कि जो एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है, तो ये जो है पैनक्रियाज के प्रोटीन को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर लेता? तो इसका आंसर अब आगे देखो। Nature has ensured that chymotrypsin and other proteolytic enzyme are synthesized as inactive harmless precursor known as zymosens, which are then activated when required only in duodenum. Their site of activity, a process called in situ activation। तो आंसर जो इसका है कि ये पैनक्रियाज के प्रोटीन को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर लेता, तो क्योंकि ये जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है इन पैनक्रियाज। जब वो ड्यूडेनम में जाता है वहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाता है। जो भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम है वो सिंथेसाइज होते हैं इन इनएक्टिव हार्मलेस प्रिकर्सर, यानी कि वो इनएक्टिव रहेंगे, जिनको हम जाइमोजेंस बोलते हैं। मीन्स जैसे 2 एंजाइम, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, इन दोनों के बारे में पढ़े, दोनों प्रोटियोलिटिक एंजाइम हैं।
इनका जाइमोसिन जो फॉर्म है वो होगा ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिन का होगा काइमोट्रिप्सिनोजेन। जब ये एक्टिव हो जाते हैं तब इनको हम बोलते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं जिनको हम जाइमोसिन्स बोलते हैं। ये सब एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है पेपर में, ठीक है, इसलिए ध्यान से अच्छे से पढ़ना। जो एक्टिवेट हो जाते हैं व्हेन रिक्वायर्ड ओनली इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में ये सिर्फ एक्टिवेट होंगे। और एक्टिवेट कैसे होते हैं ये आगे पढ़ेंगे। एंड इस चीज़ को यानी कि जहाँ पे एक्टिविटी उसकी रिक्वायर्ड है उस प्रोटीन की, वहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इन सीटू एक्टिवेशन। इन सीटू एक्टिवेशन का मतलब बस सिंपल समझो कि जो भी एंजाइम है वो एक्टिवेट हो रहा है एट देयर साइट ऑफ एक्टिविटी, तो उसको हम बोल रहे हैं इन सीटू एक्टिवेशन। तो इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो आगे एग्जाम्पल देके जो बुक में दिया है काइमोट्रिप्सिन का। ठीक है, दिस एक्टिवेशन इन मॉलिक्यूलर टर्म रिजल्ट इन एन ऑल्टरेशन in its shape so that it may now be able to interact with its substrate। तो ये जो प्रोटीलिटिक एंजाइम है इसका एक्टिवेशन से मतलब क्या है? एक्टिवेशन से मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर प्रोटीन का जो है स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को, जिससे वो एबल हो जाता है, यानी कि वो इंटरेक्ट कर सकता है अब विथ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है? हमारा प्रोटीन, इनकी पेप्टाइड चेन, जिसको वो ब्रेक करेगा। तो इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन। इसका मीनिंग ये है, एक्टिवेशन मीन्स वो जो एंजाइम है मॉलिक्यूलर टर्म्स में एंजाइम का ऑल्टरेशन इन इट्स शेप, ताकि वो इंटरैक्ट कर सके विथ इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है, द इनएक्टिव प्रिकर्सर एंजाइम इज टर्म्ड काइमोट्रिप्सिनोजेन। तो जो इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है ना एंजाइम का, प्रिकर्सर मीन्स एक प्रोसेस होने वाला है उससे एक पहले का स्टेप, मतलब पीछे वाला थोड़ा सा, हाँ ठीक है, उसको हम बोलते हैं काइमोट्रिप्सिनोजेन, जैसा मैंने बताया था। एंड जो एक्टिव एंजाइम होता है उसको हम काइमोट्रिप्सिन बोलते हैं। ठीक है, जाइमोजेंस ये सब जो हाईलाइटेड है ना पॉइंट, मीन्स सॉरी जो टर्म है उसको अच्छे से याद रखना एंड उनका मीनिंग भी। द एंजाइम काइमोट्रिप्सिन इज मेड अप ऑफ लीनियर चेन ऑफ 245 अमीनो एसिड इंटरप्टेड इनटू 3 पेप्टाइड्स ABC। तो 245 अमीनो एसिड्स होते हैं काइमोट्रिप्सिन एंजाइम में, लीनियर चेन होते हैं, एंड वो 3 पेप्टाइड होते हैं, मतलब 3 पेप्टाइड चेन होती हैं जो ABC, ये एक पेप्टाइड, ये 3 पेप्टाइड की चेन ABC होती हैं, और टोटल मिला के 245 अमीनो एसिड्स इसमें होते हैं। द प्रोटीन फोल्ड्स इनटू अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर मीन्स एक बॉल के शेप में ग्लोबुलर, ठीक है, ग्लोबुलर ऐसे फोल्ड रहती है 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है। और इन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम 3 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड रेसिड्यू हिस्टिडीन 57, एस्पार्टेट 102 एंड सीरीन 195 कम क्लोज टुगेदर इन स्पेस। तो यहाँ पे अब इसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है। 3D स्ट्रक्चर में जो एंजाइम है उसमें 3 अमीनो एसिड के रेसिड्यू, अमीनो एसिड मतलब ये जो 3 लेटर्स लिखे हुए हैं, ये मतलब जैसे प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना उनको नेमिंग के लिए एक तो सिंगल लेटर भी यूज़ होता है, वो भी करना होगा आप लोगों को, क्योंकि अच्छा ही होगा वैसे, और एक 3 लेटर्स का भी नेम देते हैं अमीनो एसिड्स को। तो इसमें हिस्टिडीन 57 यानी कि 57 पोजीशन पे चेन में हिस्टिडीन है, एक 102 पोजीशन पर एस्पार्टेट है, और 195 पोजीशन पे सीरीन है। ये तीनों अमीनो एसिड जो हैं ऐसे एक पोजीशन में आते हैं, यानी कि आपस में कम क्लोज टुगेदर इन स्पेस, एक स्पेस रहता है, मतलब वहाँ पर ये तीनों अमीनो एसिड जो हैं साथ में रहते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यही तो परफॉर्म करते हैं कैटालिटिक वाली प्रॉपर्टी, यही हाइड्रोलाइज करेंगे। विच अलाउ अ चार्ज रिले सिस्टम टू ऑपरेट एट एज इंडिकेटेड इन फिगर 5। तो फिगर 5 में चार्ज रिले सिस्टम दिया हुआ है, मतलब कि ये तीनों जो हाइड्रोफोबिक पॉकेट है, जब ये तीनों अमीनो एसिड साथ में आते हैं तो काम कैसे करते हैं, यानी कि अमीनो एसिड को चेन को जो तोड़ते कैसे हैं। तो ये है चार्ज रिले सिस्टम, इसको डायग्राम के थ्रू इन लोगों ने समझा रखा है, मतलब बुक में है। इसमें क्लियर तो नहीं दिख रहा, तो ये प्रिंट आउट है ब्लैक एंड वाइट। ये उसका वो जो फिगर है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं एक एक करके हम समझते हैं। द नेगेटिवली चार्ज्ड aspartate 102 is able to hydrogen bond with the adjacent histidine 57, partially borrowing the hydrogen ion from the latter। तो पढ़ने तो समझ में आ रहा है कि जो एस्पार्टेट है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव
ओवरऑल जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो ये जो है इसके एडजेसेंट में हिस्टिडीन होता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड करता है इसके साथ एस्पार्टेट 102 के साथ, सॉरी एस्पार्टेट 102 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड करता है हिस्टिडीन 57 के साथ जो इसके बगल में है, एंड उससे बोरो कर लेता है हाइड्रोजन आयन। द हिस्टिडीन 57 मेक्स गुड इट्स पार्शियल हाइड्रोजन आयन लॉस to aspartate by attracting a hydrogen ion from adjacent serine 195 through the histidine residue. Okay, through the histidine 57 residue, much like a relay race. When a baton is passed from one member to another, the difference here being that baton is the charge, is a charge. तो ये एस्पार्टेट जो है हिस्टिडीन से हाइड्रोजन बॉन्ड ले लेता है एंड ये जो है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड सीरीन से ले लेता है। तो इसीलिए इसको चार्ज रिले सिस्टम बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है ना वो जैसे रिले रेस में बैटन होता है ना उसको पास करते हैं, यहाँ पे चार्ज जो है एक दूसरे के ऊपर पास हो रहा है, तो इसीलिए इसको चार्ज रिले सिस्टम बोलते हैं। ये जो पूरा है ना ये पैराग्राफ वो लिख दोगे, क्वेश्चन में आएगा कि एक्सप्लेन चार्ज रिले सिस्टम या फिर व्हाट इज़ चार्ज रिले सिस्टम एवरीथिंग, तो हमें ये लिखना है ये पार्ट, ठीक है। यही हाइड्रोजन बॉन्ड के हाइड्रोजन आयन का जो बैटन की तरह पास हो रहा है इसी को चार्ज रिले सिस्टम बोलते हैं बिटवीन द एस्पार्टेट, हिस्टिडीन और सीरीन। नाउ नेक्स्ट, नॉर्मली द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सीरीन रेसिड्यू इज़ नॉट एसिडिक। उसका जो पीके वैल्यू होता है मीन्स एसोसिएशन कांस्टेंट वो 12 होता है, तो मतलब ये एसिडिक नहीं होता। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल अदर सीरीन रेसिड्यू ऑफ काइमोट्रिप्सिन, यानी कि काइमोट्रिप्सिन में और जितने भी सीरीन हैं अलग अलग पोजीशन पे उन सब के बारे में ट्रू है, यानी कि सीरीन जो है वो एसिडिक होता नहीं। बट सीरीन 195 जो है वो एसिडिक है यहाँ पर, क्योंकि आगे रीज़न पढ़ते हैं। ओनली सीरीन 195 बिकम्स एसिडिक, उसका एसिडिक वो बन जाता है ड्यू टू द यूनिक कॉन्स्टिलेशन ऑफ 3 अमीनो एसिड रेसिड्यू बिकॉज द प्रोटीन हैज़ फोल्डेड यूनिकली इन स्पेस। एज वी नो कि जो प्रोटीन है उसका जो फंक्शन डिफाइन होता है उसके स्ट्रक्चर से ही होता है, तो जैसा ही वो फोल्ड होता है, जैसा भी जो भी 3D स्ट्रक्चर लेता है वो उसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर्टीज़ मीन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये जो सीरीन 195 है वो एसिडिक क्यों हो रहा है? नॉर्मली तो एसिडिक नहीं रहता है, उसका पीके वैल्यू 12 है। तो ये यहाँ पर एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि ये तीनों अमीनो एसिड हिस्टिडीन, एस्पार्टेट और सीरीन ये तीनों ऐसे यूनिकली स्पेस में फोल्डेड हैं कि इसकी वजह से सीरीन जो है सीरीन 195 ओनली, ठीक है, और सारे एसिडिक नहीं होंगे, सिर्फ यही वाला 195 पोजीशन पे सीरीन जो लगा है वही एसिडिक होगा, क्योंकि 3 अमीनो एसिड की जो फोल्डिंग है वो बहुत यूनिक है एंड इसी के कारण जो है पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो टूटते हैं। कैसे? आगे बढ़ते हैं। यू मे बी क्यूरियस अबाउट द इम्पॉर्टेंस अबाउट एन एसिडिक सीरीन रेसिड्यू, तो वही कि हम क्यूरियस तो हैं ही ऑफकोर्स कि ये सीरीन 195 जो है वो क्यों एसिडिक हो गया, इसका काम क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। द नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन अनायन इज एबल टू मेक अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ इट्स सबस्ट्रेट, लूजनिंग इट सो दैट अ वाटर मॉलिक्यूल कैन हाइड्रोलाइज द बॉन्ड। तो ये है चार्ज रिले सिस्टम जो बुक में फिगर दिया हुआ है। तो इसको समझने से पहले हम पेप्टाइड बॉन्ड का जो मतलब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक बार समझ लेते हैं, तो उससे आसानी होगी समझने में इसको। तो 2 अमीनो एसिड्स का यहाँ पे वो दिखाया गया है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। तो यहाँ पे एक ये अमीनो एसिड लिया गया है और एक ये अमीनो एसिड, यहाँ पे आर ग्रुप जो होता है ये चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से अलग अलग अमीनो एसिड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 अमीनो एसिड लिया गया है। तो अमीनो एसिड में 4 जो कंपोनेंट होते हैं, एक तो अराइल ग्रुप होता है जो हमेशा चेंज होते रहता है, मतलब अल्काइल ग्रुप, और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप, और एक होता है NH2 ग्रुप अमीन ग्रुप, और एक होता है कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है 2 अमीनो एसिड का, तो एक जो यहाँ पे ना हाइड्रोलिसिस होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ H2O, वाटर रिमूव हो जाता है। तो पहले वाले का, इस वाले अमीनो एसिड का हम NH2 का जो H होता है उसको लेते हैं, और दूसरे वाले अमीनो एसिड का हम कार्बोक्सिलिक का जो OH होता है उसको लेते हैं, एंड ये दोनों मिलके बॉन्ड मतलब हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ये दोनों मिलके H2O बना देते हैं, ये बाहर निकल जाता है, एंड कार्बन जो है ये वाला कार्बन और ये नाइट्रोजन, ये दोनों आपस में मिलकर ये पेप्टाइड बॉन्ड बना देते हैं, ये जो दिख रहा है इधर। तो ऐसे बनता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो काइमोट्रिप्सिन है उसका फंक्शन ही है ये पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ना, यानी कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको ही ये क्लीव करता है, इसको ही तोड़ता है, तो हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यानी कि ये जो है अमीनो एसिड्स को अलग कर दिया इसने पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ के। तो एक ये अमीनो एसिड हमें मिल जाता है और एक ये दूसरा अमीनो एसिड। ऐसे ही पूरी पेप्टाइड बॉन्ड में ही वो मतलब पूरी प्रोटीन की जो चेन है उसमें क्लीवेज करता है जैसे, तो ऐसे ही जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है तो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं अमीनो एसिड। तो काइमोट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना। तो मैंने ये बता दिया। अब
वो पूरा वो देख लेते हैं जो चार्ज रिले सिस्टम है। नाउ इसमें जो है इतने क्लियर से विजिबल नहीं है, तो हम एक दूसरा डायग्राम से समझेंगे एंड वो भी वैसा ही है, उसको समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ आ जाएगा। तो ये है हमारा काइमोट्रिप्सिन में जो चार्ज रिले सिस्टम होता है उसका मैकेनिज्म। तो ये होता है हमारा काइमोट्रिप्सिन, ये होता है कैटालिटिक ट्रायड, जिसमें ये हो गया एस्पार्टेट, ये और ये हो गया हिस्टिडीन और ये हो गया सीरीन। 3 अमीनो एसिड आ गए, उसको बोलते हैं हम कैटालिटिक ट्रायड। अब इससे आकर जो है हमारा पेप्टाइड जो है प्रोटीन वो आकर आता है सीरीन के पास, जो सामने पड़ा था ना, क्योंकि सीरीन जो है वही क्लीवेज परफॉर्म करता है। तो ये इधर आके हमारा जो है प्रोटीन वो आकर सीरीन के साथ बाइंड करता है। कैसे? तो मैंने जब पहले बताया था चार्ज रिले सिस्टम में, तो यहाँ पे जो हिस्टिडीन है वो पार्शली बॉन्ड कर लेता है विद द हाइड्रोजन ऑफ सीरीन, है ना, क्योंकि ये जो एस्पार्टेट है वो हिस्टिडीन से पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्ड ले लेता है एंड इन टर्न हिस्टिडीन जो है सीरीन से पार्शियल बॉन्ड ले लेता है। तो ये जो पार्ट है एरो वाला, ये दिखा रहा है कि ये हिस्टिडीन जो है ये पार्शियली बॉन्ड कर लिया है विद द हाइड्रोजन ऑफ द सीरीन। अब यहाँ पर इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, तो इसकी वजह से जो सीरीन का ये ऑक्सीजन है ये अटैक करता है पेप्टाइड बॉन्ड के कार्बोक्सिल ग्रुप पे। जैसे मैंने बताया था ना प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो कैसे होता है, तो ये है पेप्टाइड बॉन्ड NC, ठीक है। इधर कार्बोक्सिल ग्रुप है, इधर अमीन ग्रुप है, ये अमीन ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ से हाइड्रोलिसिस हुआ है, H2O निकला है, तब ये दो NC के बीच में जो बॉन्ड बना है वो बना है, तो इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इसी को हमें क्लीवेज करना है, तोड़ना है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये अटैक कर देता है ऑन द कार्बन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि कार्बोक्सिल कार्बन पे। और फिर इसकी वजह से क्या होता है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है एंड ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड टूट जाता है और ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर चला जाता है, तो इससे जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ये ऑक्सीजन। अभी आप लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना 12th की, उसमें ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ये सब होता है ना, लोन पेयर ऐसे डोनेट करके चला जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये सब जब आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी बस ऐसे समझ लो कि ये चार्ज का इधर उधर हेरा फेरी हो रहा है, तो मतलब इस ऑक्सीजन ने इस पर अटैक किया, इस कार्बन पे, तो ये जो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन का, ये एक बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर चला गया, इसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया क्योंकि लोन पेयर आ गया। अब कार्बन के साथ ये देखो इधर नेक्स्ट डायग्राम में, नेक्स्ट, तो इधर कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो चार बॉन्डिंग है। जो इधर था जब ये वाला कॉम्प्लेक्स बना था, ये ऑक्सीजन के ऊपर क्यों शिफ्ट हुआ लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पे 5 बॉन्ड बन जा रहे थे कार्बन, और ऐसे तो स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए ये शिफ्ट कर जाता है, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड रहते हैं विद द कार्बन, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सी एनायन होल है, ठीक है, इसको ज़्यादा ध्यान मत दो, यहाँ पे क्या होता है बस इतना याद रखो कि ये ना एग्ज़ाम में आता नहीं है, बट समझना है तो समझ लो क्या हो रहा है इधर, इतने डीप में नहीं जाना हमें, तो ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लोन पेयर आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर इधर, ये क्या करता है वापस से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है विद द कार्बन, तो यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए, कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग है वो 5 हो गई, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो क्या होता है कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है ना NC के बीच में, इन दोनों के बीच में, ये वाला बॉन्ड टूटकर ये हिस्टिडीन का जो हाइड्रोजन है ना उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, पार्शियल बॉन्ड, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। तो अब नेक्स्ट फिगर में आ जाओ, जब ये जो NH है, NHR ग्रुप, ये पेप्टाइड बॉन्ड जब टूट जाता है और इसके साथ जो है ना ये हाइड्रोजन इसको ले लेता है, तो यहाँ पे हमारा एक पहला प्रोडक्ट बन के निकल जाता है, दैट इज़ NH2 और ये R ग्रुप, मतलब वही प्रोटीन की चेन, ठीक है। तो ये है हमारा पहला प्रोडक्ट पेप्टाइड बॉन्ड के टूटने के बाद। ये देखो इधर लिखा भी हुआ है, फर्स्ट प्रोडक्ट डिपार्ट्स, ये है पहला प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो H2 ग्रुप है, सॉरी ये H ग्रुप है, इसको लेकर ये NH2 बना लेता है और R ग्रुप तो अटैच ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, पहला प्रोडक्ट तो निकल गया, ये चला गया। अब यहाँ पर आता है H2O, वाटर आता है, ये देखो जैसा दिख रहा है, वाटर बाइंड्स एंड अटैक C डबल बॉन्ड O, जैसा ये है
ये है H2O, ये आता है और अटैक करता है CO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप पे। देखो जैसे एरो यहाँ पे बनाया भी हुआ है, इंडिकेट कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन जो है CO ग्रुप पर अटैक करता है और इसके साथ बाइंड कर जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो, ये O ग्रुप C के साथ बाइंड हो गया और इसकी वजह से फिर से ये वाला लोन पेयर जो है, ये डबल बॉन्ड, ये देखो शिफ्ट हो रहा है ना, इधर नेगेटिव चार्ज दे देगा। फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन होल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, जिस पे हमें नहीं जाना है इतना डिटेल में। और फिर जब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये जो हाइड्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ H2O के साथ, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर, यानी कि ऑक्सीजन के साथ वो फ्री हो जाता है एंड इसके साथ पार्शियल बॉन्ड बना लेता है हिस्टिडीन के नाइट्रोजन ग्रुप के साथ, जैसा कि इस फिगर में देख पा रहे हो। ये OH यानी कि H2O का सिर्फ OH बचा जो कार्बन से बाउंडेड है, और ये दूसरा जो H है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। अब यहाँ पे दोबारा ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दोबारा से अटैक करता है। अटैक मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है विद कार्बन, डबल बॉन्ड बना लेता है। देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये प्रोपोगेट करता है इनटू द चेन। ये सब जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ये ऊपर से पढ़ लो, वैसे भी एग्जाम में ये पूछते तो नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन ये जो है ना स्ट्रक्चर, जैसे सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये स्ट्रक्चर बस याद होना चाहिए। पूरा जो फ्लो चार्ट है वो तो अभी तक नहीं पूछा है। और चार्ज रिले सिस्टम जो बुक में जो छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है वो लर्न होना चाहिए। तो नाउ फिर से हम आ जाते हैं। तो ये जो है ये अटैक करता है दोबारा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, तो यहाँ पे फिर से अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाता है। कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बन रहे होते हैं, एक ये, इधर 2 और एक ये, तो 5 तो अनस्टेबल होगा। तो ये क्या करता है कि ये जो सीरीन के साथ अटैच था, जो बॉन्ड बना था पहले, ये टूट जाता है और ये जो हिस्टिडीन का H है इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट हमारा दूसरा वाला निकल जाता है। सेकंड प्रोडक्ट डिपार्ट्स, ठीक है, इधर कार्बोक्सिलिक वाला है, ठीक है, ये जो है ये अलग हो जाता है, ये निकल जाता है, ये वाला प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट निकला। और ये हमारा जो कैटालिटिक ट्रायड है ये दोबारा रिस्टोर हो जाता है, दोबारा पेप्टाइड बॉन्ड की क्लीवेज करने के लिए दोबारा से। यहाँ पे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो गए, तो लास्ट में हमें दोबारा यही कैटालिटिक ट्रायड अपना मिल जाता है और ये दोबारा तैयार है नए पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए। आई होप समझ में आया होगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप दोबारा देखोगे तो। उसमें जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ये सब होता है ना, तो उससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी ये सब याद रखो कि मतलब हो क्या रहा है एग्जैक्ट। मैंने जब चार्ज रिले सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं इस वाली लाइन को दोबारा पढ़ती हूँ कि ये जो सीरीन है वो एसिडिक होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या था। द नेगेटिवली चार्ज्ड oxygen anion is able to make a nucleophilic attack on carbonyl carbon of peptide bond of its substrate, loosening it so that a water molecule can hydrolyze the bond. अब मैंने जब समझाया था, यानी कि वो जो ऑक्सीजन का मैं बता रही थी ना कि ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये इसी की वजह से करता है। जो नेगेटिव जो सीरीन जो होता है, उस हाइड्रोजन जब उसको छोड़ कर जाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। शायद मैंने उधर पॉजिटिव बोल दिया था, सॉरी, उसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस एंड फिलिक मीन्स लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग है ये, न्यूक्लियस लविंग मतलब ये पॉजिटिव को लव कर रहा है, तो ये खुद क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये सब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये अटैक करता है और कार्बोनिल कार्बन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, अब इसकी वजह से सबस्ट्रेट का, ठीक है, तो उसको लूज़ कर देता है, ताकि बाद में वो जो वाटर मॉलिक्यूल आया था ना जो मैंने बताया था H2O, वो आकर हाइड्रोलाइज कर देता है फर्दर बॉन्ड को। तो इससे हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे ये 3 बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसलिए टूट जाता है और यहाँ पे एक H2 जो है H अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे NH2 यानी कि NH2 और प्लस प्रोटीन, आगे की जो चेन है प्रोटीन वाली वो निकल जाती है और यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन वाली निकलती है, ठीक है। तो ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाता है, 2 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना ये लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये पूरी जो। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि सीरीन जो है वो एसिडिक है, उसका पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ नेक्स्ट, द स्पेसिफिक साइट ऑफ काइमोट्रिप्सिन, रिकॉल दैट द एंजाइम इज स्पेसिफिक टू एरोमेटिक रेसिड्यू। एरोमेटिक रेसिड्यू के लिए ही जो है काइमोट्रिप्सिन का जो कैटालिटिक ट्रायड है सिर्फ एरोमेटिक रेसिड्यू पे ही कट करेगा, यानी कि ऐसे जो हाइड्रोफोबिक हैं। तो इधर जो कैटालिटिक ट्रायड में एरोमेटिक
रेसिड्यू के पास ही कट करेगा। इसके एग्जांपल्स जो अमीनो एसिड जो एरोमेटिक होते हैं वो है फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये एरोमेटिक होते हैं यानी कि हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मीन्स जो वाटर लविंग नहीं होते, वाटर से दूर भागते हैं। सो द स्पेसिफिक साइट ऑफ काइमोट्रिप्सिन इज अ लार्ज स्पेस क्रिएटेड विद इन द एंजाइम एक्टिव साइट वही कैटालिटिक ट्रायड। ठीक है, हिस्टिडीन, अरे एस्पार्टेट, हिस्टिडीन और सीरीन का उनका पोजीशन याद रखना। within the enzyme active site and lined by hydrophobic residue which therefore allow bulky aromatic hydrophobic amino acids to bind। तो जहाँ पे ये कैटालिटिक ट्रायड बनता है ना, या समझ लो ये है कैटालिटिक ट्रायड, तो यहाँ पे जो अदर अमीनो एसिड्स होते हैं वो सिर्फ एरोमेटिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो मतलब ये लोग भी यहाँ पे वाटर होगा ही नहीं, तो यहाँ पर इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफोबिक एंड पर ही ये क्लीवेज करता है। हाइड्रोफोबिक पॉकेट भी बोलते हैं इसको। This binding brings the susceptible peptide bond close to the attacking serine 195 residue। तो एरोमेटिक रेसिड्यू जहाँ भी होगा वो वाली साइट जो है यहाँ पे आएगी, बाइंड होगी और वहाँ पे क्लीवेज होगा। इन काइमोट्रिप्सिनोजेन द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इज ब्लॉक्ड एंड हेंस द एंजाइम इज इनएक्टिव। अब जो हमने देखा था ना कि पैनक्रियाज के उसको क्यों नहीं डाइजेस्ट कर लेता प्रोटीन को, ये काइमोट्रिप्सिन, तो क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है उधर, इनएक्टिव फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं काइमोट्रिप्सिनोजेन। अब उसमें होता क्या है कि जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है ये वाली कैटालिटिक ट्रायड, ये इनएक्टिव रहती है, ब्लॉक्ड रहती है। ठीक है, इसलिए इसको काइमोट्रिप्सिनोजेन बोलते हैं। जब ये एक्टिव फॉर्म में होता है तो इसको काइमोट्रिप्सिन बोलते हैं। ये वाली साइट इनएक्टिव रहती है इसलिए वो अपना काम नहीं करता है पैनक्रियाज में, एक्टिव हो जाता है वो ड्यूडेनम में। इन सीटू एक्टिवेशन होता है ऑफ ट्रिप्सिन इन्वॉल्व्स अ proteolytic cut in chymotrypsinogen which result in conformational change exposing the substrate binding pocket। तो इसमें क्या होता है कि इन सीटू एक्टिवेशन ट्रिप्सिन भी रिलीज होता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दो ऐसे हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो ट्रिप्सिन जब रिलीज होता है, ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन जो है ये एक्टिवेट करता है काइमोट्रिप्सिनोजेन को। काइमोट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव है, ट्रिप्सिन जो है एक प्रोटियोलिटिक कट लगाता है काइमोट्रिप्सिनोजेन पर, जो कन्फर्मेशनल चेंज लाता है काइमोट्रिप्सिनोजेन में और सबस्ट्रेट बाइंडिंग पॉकेट को एक्सपोज कर देता है, यानी कि जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा उसको खोल देता है सबस्ट्रेट के लिए, तो वहाँ पे बाइंड हो जाएगा वो, तो इससे वो एक्टिव हो जाता है। तो तब हम इसको बुलाते हैं काइमोट्रिप्सिन, एक्टिव फॉर्म को। तो यहाँ पे काइमोट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कौन ला रहा है? इट इज़ द ट्रिप्सिन, ये याद रखना। तो ये हो गया हमारा काइमोट्रिप्सिन का पूरा चार्ज रिले सिस्टम और उसका जो भी इंपॉर्टेंस है। नाउ नेक्स्ट, the interesting thing is that when nature has found a useful folding pattern which can cause hydrolysis of protein substrate, it repeats this in a variety of other enzyme। तो ये अदर एंजाइम में भी ऐसी जो साइट्स हैं कैटालिटिक ट्रायड वाली, एस्पार्टेट, हिस्टिडीन और सीरीन की, इसको यूज़ करता है नेचर, यानी कि नेचर ने बना दिया है ऐसे और भी अदर सीरीन प्रोटीएसेस, यानी कि उनके अंदर सीरीन होगा और सीरीन ही जो है वो हाइड्रोलाइज करेगा पेप्टाइड बॉन्ड को। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है ट्रिप्सिन। ठीक है, इसके अंदर भी सीरीन प्रोटीएज ही यूज़ होता है। प्रोटीएज क्या होता है? एक एंजाइम जो प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कर रहा है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। इनके अंदर सीरीन रेसिड्यू होता है जो ये प्रोटीलिटिक कट करता है, अटैकिंग वाला, जैसा हमें काइमोट्रिप्सिन में पढ़ा। तो इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ट्रिप्सिन एक हो गया, एक दूसरा एग्जाम्पल है सब्स्टिलिसिन। ये एक प्रोटीलिटिक एंजाइम है जो बी सब्स्टिलिसिस बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये तीसरा एग्जाम्पल है थ्रोम्बिन, ये प्रोटीलिटिक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। और फोर्थ एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रेन एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। तो दे ऑल, यानी कि ये चारों में, ऑल हैव अ रिएक्टिव सीरीन रेसिड्यू विच इज़ सेंट्रल टू द कैटालिटिक मैकेनिज्म। तो इन सब प्रोटीलिटिक एंजाइम में एक चीज़ कॉमन है कि इन सब में सीरीन रेसिड्यू ही है जो ये परफॉर्म करता है फंक्शन, कैटालिटिक वाला, यही पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स याद रखना। क्वेश्चन पूछता है कि नेम द अदर सीरीन रेसिड्यू प्रोटीएसेस। प्रोटीएसेस मीन्स वही एंजाइम दैट क्लीव पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ट्रिप्सिन, सब्स्टिलिसिन, इन सब ये कहाँ फाउंड होते हैं ये भी याद करना। थ्रोम्बिन जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, और ब्रेन एंजाइम। ये यहाँ पे कहना ये बस ये चाहता है कि इन सब प्रोटीएसेस में भी सीरीन ही है जो काम करता है अटैकिंग वाला, कैटालिटिस्ट वाला, मीन्स कैटलिस्ट वाला। Now, certain organophosphate compound can selectively react with an acidic serine residue, thereby knocking off the enzyme activity। अब यहाँ पर हमें कुछ बताया जा रहा है, कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो बोल रहे हैं कि जो कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, बस ये टर्म याद रखो, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड।
जो रिएक्ट कर देते हैं विद द एसिडिक सीरीन रेसिड्यू। एसिडिक सीरीन रेसिड्यू का मतलब तो पता चल गया ना, वही जो काइमोट्रिप्सिन में हमने पढ़ा था वो एसिडिक था सीरीन। तो जो है प्रोटीएसेस, अलग अलग प्रोटीएसेस में ये जो एसिडिक सीरीन रेसिड्यू ही तो है काम करता। तो क्या करता है, कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड हैं जो रिएक्ट कर देते हैं विद द एसिडिक सीरीन रेसिड्यू। तो इसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है बंद हो जाती है, नॉक ऑफ, ठीक है। क्योंकि सीरीन ही है जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, मेनली कैटलिस्ट जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी एक्टिविटी को बंद कर देता है, ऑफ कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। तो ये याद रखना, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड होते हैं जो रिएक्ट करते हैं विद एसिडिक सीरीन रेसिड्यू, इसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी नॉक ऑफ हो जाती है। अब एग्जांपल के लिए इसमें पहला जो दिया हुआ है, नर्व गैस विच वॉज अनफॉर्चुनेटली यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड वॉलेटाइल सीरीन अल्काइलेटिंग कंपाउंड विच इनएक्टिवेट्स द ब्रेन एंजाइम एसिटिलकोलिन एस्टरेज। तो यहाँ पे बताया एक जा रहा है एक इंसिडेंस के बारे में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नर्व गैस रिलीज़ की गई थी, उसमें था वोलेटाइल सीरीन अल्काइलेटिंग कंपाउंड। ये है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड जो है, ये याद रखना कंपाउंड का नेम। ये क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है ब्रेन एंजाइम को, जो अभी हमने पढ़ा एसिटिलकोलिन एस्टरेज, ठीक है। इसको इनएक्टिवेट कर दे रहा था, इसके साथ रिएक्ट करके सीरीन रेसिड्यू के साथ रिएक्ट करता था, एंड इसकी वजह से ब्रेन एंजाइम एसिटिलकोलिन एस्टरेज को इनएक्टिवेट कर देता था। इसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती थी, लीडिंग टू डेथ, है ना, क्योंकि ब्रेन एंजाइम है वो वहाँ पर वो जो है फंक्शन नहीं करता है, तो फिर ऑफकोर्स हम डेथ ही हो जाएंगे। तो ऐसे ही नर्व गैस यूज़ की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। वो कंपाउंड का नेम याद रखना, एंड वो किसको इनएक्टिवेट करता है ये याद रखना, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। अब नाउअडेज डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट सच एज मेलाथियोन and parathion, which are not toxic to humans, are used in mosquito repellent, Mortein Goodnight, by affecting nerve transmission in insect। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड ही हैं जो सीरीन के साथ रिएक्ट करके उसकी एक्टिविटी को बंद कर देता है। तो कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड जैसे मेलाथियोन और पैराथियोन जो ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक नहीं है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं इन मॉस्किटो रिपेलेंट बनाने में, जैसे मोर्टेन गुडनाइट, ये सब तो हमने सुना ही है। ये क्या करते हैं, ये उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं विद द इंसेक्ट के, ठीक है, कि उससे एंजाइम से, तो इसकी वजह से उनमें इफ़ेक्ट हो जाता है, नर्व ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से वो मॉस्किटो इंसेक्ट जो है वो मर जाते हैं। जैसे कभी देखा भी होगा कि हम जब गुड नाइट और मॉर्टिन ये सब चलाते हैं तो इंसेक्ट्स जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं, है ना, मर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर नर्व ट्रांसमिशन जो है वो रुक जाता है। एंड ऑफकोर्स न्यूरॉन्स, नर्व ट्रांसमिशन कितना इंपॉर्टेंट है, ब्रेन की एक्टिविटी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों की डेथ हो जाती है, इंसेक्ट्स की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये पूरा टॉपिक काइमोट्रिप्सिन का। सो अगर कोई डाउट रहता है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सिकल सेल एनीमिया एंड आगे के टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।